चलिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखे थे। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़े थे। अब जो हमको पढ़ना है ये प्रोजेक्टाइल मोशन से ही जुड़ा हुआ आगे का पार्ट स्टडी कर रहे हैं हम लोग, है ना, सम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो, पहले आपको एक बात बता दूं मैं आपको। प्रोजेक्टाइल मोशन आपको याद होगा, मैंने कहा था कि अपन तीन तरह से पढ़ेंगे, तीन टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। एक क्या था, पहला ग्राउंड टू ग्राउंड, जिसको अपन एक और कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। एक क्या था, एयर टू ग्राउंड, जिसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और एक क्या था आपका, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला वाला जो हमारा चल रहा है ऑलरेडी, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। अब चलो ठीक है, उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स से हमको जो स्टडी करना है वो क्या, इसमें हमको स्टडी करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, जस्ट अ मोमेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होता है कि आपका जब आपने प्रोजेक्टाइल फेंके तो वापस ज़मीन पे गिरने के लिए कितना टाइम लग गया, उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर एक आता है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है बेटा, जब आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी हाइट तक जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और एक आता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, जब आप एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो दूर कितनी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर तक जाएगा वो, तो इसको हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये तीन वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है और उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो डायग्राम बना दूं फिर से मैं वो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक प्रोजेक्टाइल को आपने इस तरह से थ्रो किया। ये है द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, एंगल थीटा। ये है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये है आपका मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो चलिए एक एक करके हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले फोकस करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, है ना। अब देखो, मैं ये कह सकता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, नीचे से ऊपर जाने का जो टाइम है उसका डबल। ऐसा कह सकता हूं मैं कि नीचे से ऊपर जाने का जो टाइम होगा उसका डबल कर दो तो वो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्योंकि अगर मान लो यहां से यहां 10 सेकंड में पहुंचा तो ऊपर से नीचे भी 10 सेकंड में ही आएगा ना भैया। तो भैया हम लोग ये कहेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा आपका, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल टी। और टी क्या है, नीचे से ऊपर जाने का टाइम। अब जब नीचे से ऊपर जाने का टाइम अगर मैं कहूँगा क्या होगा, तो आप वर्टिकल मोशन को फोकस करो, है ना। अब अगर मैं कहूँगा देखो h इज इक्वल्स टू, सॉरी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh वाला फॉर्मूला लगाओ, है ना। अब ऐसा है कि सॉरी टाइम निकाल रहे ना अपन, सॉरी माय मिस्टेक, v इक्वल्स टू यू माइनस gt वाला फॉर्मूला लगाओ। यार क्या नाटक लगाया इसने सारे ने, अपने आप लाइटिंग सेट हो जा रही है इसकी। हाँ फ्लक्चुएट हो रहा ना, पूरा बंद करेंगे तो अंदर ही हो जाएगा। बंद करे पूरा, करो लाइट चालू उधर का, रहने दो पैसेज। वेरी गुड, वो लाइट बर्दाश्त कर लेते, ये ठीक है। तो देखो इधर, तो अब ऐसा है कि हमने कहा
कि देखो जब आप बोलेंगे नीचे से ऊपर जाने का टाइम निकालना है तो आप वर्टिकल मोशन पे फोकस करेंगे। इसका वर्टिकल मोशन कैसा है बेटा? रिटार्डेड मोशन। और रिटार्डेड मोशन के लिए आप ऐसा लेते हैं, जब भी आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। इनिशियल वेलोसिटी मान लो आपका u, अब देखो वर्टिकल मोशन यानी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, क्योंकि ये u ऊपर की तरफ है क्या? अरे भैया ये u का डायरेक्शन डायरेक्ट ऊपर है क्या? नहीं, वो आगे भी है ऊपर भी है। तो अपने को वो वेलोसिटी चाहिए जिसका डायरेक्शन ऊपर है, क्योंकि आप फोकस का ये फॉर्मूला काय का लगाया आपने, है ना? काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाया। कौन से काइनेमेटिकल? वर्टिकल मोशन का। तो सारी वेलोसिटी सब कुछ काय का लगेगा? वर्टिकल मोशन का। तो भैया ये फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल मोशन की, ये इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल मोशन की, एक्सेलरेशन वर्टिकल मोशन का। टाइम तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है ना? तो बड़े ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 है यार, उसका टेंशन ही नहीं। मगर यहाँ पर तो यू वाई लेना पड़ेगा ना, माइनस जी टी। तो जी टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? यू वाई। अब यू वाई को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर? यू वाई बोलता हूँ आपका यू साइन थीटा, है ना? तो मैं यहाँ लिख सकता है टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो मैं बोलूँगा ठीक है, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 इंटू स्मॉल टी की वैल्यू डालो, है ना, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u साइन थीटा अपॉन जी। या फिर आप उसको ऐसा भी कह सकते, ट्वाइस यू वाई अपॉन जी, ऐसा भी लिखा। यू साइन थीटा बोले तो यू वाई है ना, हाँ, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। आपको ये सिर्फ समझने के लिए, एक बोले फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हाँ ये ऐसे आया, इसके लिए मेन आपको याद रखना है बस ये फॉर्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या बोलो? 2u साइन थीटा अपॉन जी। वंस अगेन टी, फिर से बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर से बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट, एक और बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट, वंस मोर। ठीक है, तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब उसके बाद हमें क्या देखना है बेटा, है ना? मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना? मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो भाई ऐसा है सेकेंड एस्पेक्ट जिस पे मैं फोकस कर रहा हूं, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये है सेकेंड एस्पेक्ट जिस पे आप फोकस कर रहे हैं कि एच मैक्स कितना होगा। ओके, अब ऐसा है जब भी मैं मैक्सिमम हाइट की बात करता हूं तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, है ना? अगर h की वैल्यू मैं एच मैक्स के बराबर ले लूँ, h की वैल्यू मैं एच मैक्स मतलब मेरा हाइट मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है, तो अगर मेरा हाइट मैक्सिमम है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? 0 नहीं हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 का स्क्वायर यू स्क्वायर, है ना? मगर मुझे यहाँ से याद से क्या डालना है? यू आई स्क्वायर माइनस 2g, स्मॉल h की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा फिर? एच मैक्स, स्मॉल g की जगह एच मैक्स। अब इसको इधर ला ले बेटा यहाँ पर, तो 2g एच मैक्स इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? यू वाई स्क्वायर। तो फिर 2g को उधर लेके जा, कौन कर रही है आवाज? तो अब मैं लिखूंगा देयरफॉर एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है भाई, मेरे पास ये एक फॉर्मूला आ गया, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। मगर यू वाई, अब्दुल्ला अगर तू है तो मैं बाहर निकाल दूंगा, तमाशा नहीं। यू वाई इक्वल्स टू क्या बेटा? यू साइन थीटा। एच मैक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, है ना? अगेन हमें ये डेरिवेशन सिर्फ एक फील सेटिस्फैक्शन के लिए एक बार देख लो, समझ लो, खत्म करो। अब इस पे फॉर्मूला आ जाओ, फॉर्मूला याद रखो। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वंस अगेन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वंस अगेन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन g। देखो हर फॉर्मूले में u मिलेगा तुमको, हर फॉर्मूले में साइन थीटा मिलेगा तुमको, हर फॉर्मूले में तुमको g मिलेगा, है ना? बस किसका पावर क्या है, किसके साथ क्या मल्टीप्लिकेशन है वो याद रखना जरूरी है, कंफ्यूजन होता है शुरू में, है ना? तो बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन
टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब हमारा अगला आता है वो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का मीनिंग क्या हुआ? मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसका मीनिंग क्या हुआ कि तुम्हारा जो बॉल तुमने फेंके वो हॉरिजॉन्टली ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर तक के ट्रैवल करेगा। अच्छा, एक हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है अपना? यूनिफॉर्म मोशन होता है। और आपको रेंज निकालना है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तुमको, है ना? तो तुमको नहीं लगता कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैपिटल R, इसको आप ऐसा निकालोगे ux इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम? अरे हाँ या ना, है ना? हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है? हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है ना? अब अगर हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, अब मैं रेंज निकालना चाहता हूँ, यानी कि जो कि डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मैं यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ वेलोसिटी इंटू टाइम से मल्टीप्लाई करूँगा। मगर क्योंकि इस बार मैं हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल रहा हूँ, मेरे को सारी चीज़ें हॉरिजॉन्टल लगेंगी। डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल r, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, और टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता। बोले टाइम कौन सा लगेगा? वही ऊपर जाके नीचे आने वाला टाइम। तो ऊपर जाके नीचे आने वाला टाइम इसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। वो आगे होता है। अब वैल्यूज डालो इनकी। रेंज ऑफ ux को क्या लिखेंगे बेटा? u cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लिखेंगे आप? 2u sin थीटा अपॉन g। अच्छा ठीक है बेटा। अब आगे मैं u इंटू यू क्या लिखेंगे आप? u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा, है ना? आपको ये फॉर्मूला याद होगा, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, इजंट इट? तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? 2 sin थीटा cos थीटा की जगह ये लिखूंगा r इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, है ना? u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। तो ये मेरे पास आ गया रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला। देखो फिर से u स्क्वायर है, sin थीटा है, 2 थीटा इस बार, और g, सब वही। बहुत कन्फ्यूजन बहुत होता है इसके अंदर, इसीलिए। तो चलो फिर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। वंस अगेन बोलो, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। वंस अगेन बोलो, एक और बार बोलो, वंस अगेन। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। अब ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेंज मिले, मगर u और थीटा कांस्टेंट रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम एकदम पुराने ज़माने में चले जाएं, जब जंग में तोप का इस्तेमाल किया जाता था, है ना? थोड़ी देर के लिए एकदम पुराने ज़माने में चले जाओ। अब ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि आपने फॉर एग्जांपल जो भी तोप का जो वो होगा चलाने वाला, उसको बोले ऑर्डर दिया आपने, चलो फायर करो, उसने फायर किया, मगर जो दीवार थी किले की, उसके बहुत आगे जाके, मतलब उसको टकराई भी नहीं, और उससे बहुत दूर जाके यहीं पर गिर गई आपका जो कहा जाएगा, जो तोप का गोला है यहीं गिर गया, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल ये दीवार है, यहाँ से आप फायर कर रहे हो, आपने देखा रहे यार ये तो यहीं गिर गई है,
अब आप आपके जो तोप के गोले की रेंज को ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, रेंज को मैक्सिमम करना चाहते हैं। या एक और एग्जांपल ये सोचिए, वो छोड़िए, अगर आप पुराने ज़माने में नहीं गए, अभी के ज़माने में देख लो, ओलंपिक में अभी जेवलिन थ्रो बड़ा चला है ना, जेवलिन थ्रो अपना नीरज चोपड़ा ने सिल्वर लिया इस बार, है ना। तो अब उसमें आपने देखा होगा कि जेवलिन को उन्होंने इस तरह से रख के, है ना, ऐसे थ्रो करते और उसमें ये रेस लगती कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक कौन फेंकेगा। मान लो आपने u और थीटा को लॉक कर दिया, मतलब u की वैल्यू ना बढ़ाई जा सकती है ना कम की जा सकती है। इसी तरह से थीटा की वैल्यू को भी लॉक कर दिया, सॉरी थीटा नहीं, जस्ट u की वैल्यू को आपने लॉक कर दिए कि मैं ये चाहता हूँ कि ये, अब आप इनिशियल वेलोसिटी को ना ही ज़्यादा कर सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं, थीटा एडजस्ट कर सकते हैं, थीटा एडजस्ट कर सकते हैं। और स्मॉल जी को तो कम ज़्यादा करना आपके हाथ में है ही नहीं, वो तो जहाँ पर आप खड़े हैं वो स्मॉल जी नेचुरली रहता ही है ना। तो अब सवाल उठा कि मैं अगर रेंज को मैक्सिमम करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रेंज बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए अब फॉर्मूला कैसा लिखा जाएगा। फॉर्मूला बात की बात, मेरा पहला सवाल ये है, उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए। मैंने कहा आप सिर्फ एक चीज़ बदल सकते हैं, वो क्या है, एंगल। वेलोसिटी को आप बदल नहीं सकते, वेलोसिटी हो गई लॉक, है ना। मान लो एक मशीन से फेंक रहे आप जेवलिन, जैसे इंसान अपने हाथ को तो कम ज़्यादा कर सकता है, मान लो वो जेवलिन को या किसी तोप के गोले को एक मशीन से फेंका जा रहा है ना। अब मशीन के पास जो मैक्सिमम स्पीड थी उससे फेंक दिया उसने, फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा, नहीं या और दूर जा सकता, अभी नहीं गया। और अब मैं ये चाहता हूँ कि और दूर जाए, रेंज की ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट जितना हो सकता है वो क्रॉस कर ले। तो मैक्सिमम रेंज के लिए अब सवाल ये उठा, थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए। अब देखो एक बात बता, अब यहाँ पर u कांस्टेंट है फॉर मैक्सिमम रेंज, बात चल रही है किसकी बेटा, मैक्सिमम रेंज की। u और g ये दोनों के दोनों बेटा क्या है, कांस्टेंट है। इनकी वैल्यूज़ क्या हो गई है, लॉक। आप इनकी वैल्यूज़ को बदल सकते हैं क्या, नहीं बदल। आपके हाथ में सिर्फ क्या है, थीटा। थीटा बदलेगा तो क्या बदलेगा, साइन थीटा। तो फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा की वैल्यू जो भी है वो होना चाहिए मैक्सिमम। अगर साइन 2 थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया तो ऑटोमेटिकली रेंज भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। किसी भी साइन थीटा की या कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, उससे ज़्यादा होता ही नहीं हो, है ना। सबसे टैन थीटा की वैल्यू बहुत आगे तक के जाती है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। किसी भी साइन थीटा और कॉस थीटा की सबसे ज़्यादा जो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है वो है 1। आई बात समझ, है ना। तो अब अगर मैं कहूँगा कि तुम बोल रहे कि साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, इसका मतलब ये साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। अगर किसी तरह मैं साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 डाल दूँ तो साइन 2 थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। और अगर साइन 2 थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया तो रेंज भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। फिर सवाल उठा, किस एंगल पे ये वैल्यू 1 होती है, 90 डिग्री। तो साइन 90 1 होता है ना। तो यानी जब 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी तो आपका साइन 2 थीटा 1 होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, तो रेंज भी आपका मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी बेटा, 45 डिग्री। तो जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री पे होता है, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री पे होता है तो उस सिचुएशन में फिर आपको क्या होगा, सबसे ज़्यादा रेंज मिलेगा। तो फिर मैं कहूँगा तब मैक्सिमम रेंज का आपका फॉर्मूला आएगा, है ना, u² g ओनली। ये है फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, है ना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम। मैक्सिमम रेंज का मतलब ये नहीं होता कि ये है आर मैक्स है। मैक्सिमम रेंज कई बार सिर्फ आर को बोला जाता है, मैक्सिमम रेंज को कई बार आर को ही सिर्फ मैक्सिमम रेंज कहा जाता है। तो फिर बोले आर मैक्स को क्या बोलते हैं, द रेंज टू बी मैक्सिमम, इसको इस तरह से बोल सकते हैं ना, द फॉर्मूला फॉर द रेंज टू बी मैक्सिमम। तो ये फॉर्मूला है फॉर द रेंज टू बी मैक्सिमम, इस तरह से। मेन इसमें ये बात ध्यान देना है, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब ऐसा है कि देखो कि अगर आपके जो जेवलिन थ्रो करने वाले लोग हैं, जो एथलीट्स हैं,
अगर वो 45 डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे तो उनका रेंज मैक्सिमम रहेगा, है ना। एक सवाल उठा था इसी चीज़ में, जो एक पर्टिकुलरली मैंने कहीं देखा कि जैसा एक डिस्कशन चल रहा था कि हमको मालूम है प्रोजेक्टाइल मोशन में 45 डिग्री के एंगल पे फेंके तो रेंज मैक्सिमम होगा, मगर वही अपना जो नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम ने जो है अराउंड 31 डिग्री के आसपास फेंके थे उन्होंने, है ना, रेंज को मैक्सिमम बनाने के लिए। हालांकि वो लोग इतने ट्रेंड है, वो तो 45 डिग्री का आसानी से सेट कर सकते, उनको आदत मालूम होगी इतना ट्रेनिंग के बाद, मगर 45 डिग्री से बहुत ज़्यादा दूर उन्होंने 31 डिग्रीज के आसपास सेट किए थे वैल्यू। क्यों मालूम क्या? क्योंकि वो जो ग्राउंड था वो प्योरली हॉरिजॉन्टल नहीं था। ये फॉर्मूला कहाँ के लिए है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन ग्राउंड, उसमें जो जहाँ पर टारगेट था ना वो थोड़ा सा नीचे था, वो सरफेस थोड़ा सा इंक्लाइन था, और उसके लिए फिर वैल्यू ऑफकोर्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना, बदल जाएगी। आया समझ में आपको? तो बाई चांस अगर आप बोलेंगे कि 30-45 डिग्री और तुम्हारे माइंड में सवाल आ सकता है, जैसे मेरे माइंड में सवाल आया था कि जब मैंने दोनों के देखा एंगल्स क्या थे, तो एक का 31 पॉइंट समथिंग, इसका दूसरे को भी 31 पॉइंट समथिंग। यार ये लोग तो मैं इतना सालों से ट्रेन कर रहे, 45 डिग्री से इतना दूर क्यों फेंके उन्होंने एंगल, उसमें तो रेंज शॉर्ट हो ही जाएगी, है कि नहीं। तो फिर बाद में मुझे डिटेल जब मैंने मालूम किया तो पता चला कि वो जो सरफेस था वो पूरी तरह से ऐसा फ्लैट नहीं था, वो हल्का सा इंक्लाइन था, और वो इंक्लाइन होने की वजह से वो एंगल बदल जाता है। तो उनको मालूम होता है, वो पूरा स्टडी करते हैं कि भैया देखो ये जो सरफेस इतना नीचे इंक्लाइन है, तो इसके हिसाब से अब क्या रेंज होगी। तो शायद उस जगह की रेंज की जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल की जो वैल्यू चाहिए होगी वो 31 डिग्रीज होगी, है ना। ये कुछ फार्मूला आएगा आगे जाके, आप देखेंगे मोशन ना इंक्लाइन प्लेन में, तो उसका फार्मूला आएगा मैक्सिमम रेंज के निकालने का। तो आप देखेंगे उसके अंदर कि वो एथलीट्स का जो भी वहाँ पर जो एथलीट्स होंगे, या जो एथलीट तो नहीं मगर वहाँ पर जो भी उनके साथ इंस्ट्रक्टर्स होंगे, उन्होंने बोले होंगे कि भैया देखो ये ग्राउंड का लेवल इतना इतना नीचे है, तो तुमको इतने डिग्री के एंगल से फेंकना पड़ेगा जेवलिन को, है ना। तो भाई वो उन्होंने बोले होंगे 31 डिग्री के एंगल से फेंको, तो उन्होंने देखे होंगे 31 डिग्री को बार बार प्रैक्टिस किए होंगे, और आखिरकार जाके उन्होंने बराबर उसमें फेंके, और मामूली फ़र्क से, है ना, वो लोग जीत गए इसके अंदर। तो ये इस तरह से सब कुछ इस तरह आगे प्रैक्टिकल इस्तेमाल होता रहता है। कई लोग बोलते हैं कहाँ है इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल, अरे बहुत जगह है, करने को बैठे तो बहुत जगह है ना। इंजीनियर्स को देखा जाए तो बहुत जगह चीज़ें हैं। जैसे एक अच्छा इंजीनियर कभी ये नहीं पूछता कहाँ इस्तेमाल है ना, क्योंकि उसको मालूम है कहाँ का इस्तेमाल कर सकता है वो। एक बेकार सा इंजीनियर जिसने सिर्फ नाम के लिए पढ़ा हुआ है ना, साइंस फिजिक्स, तो फिर उसकी बात फिर अलग है कि नहीं। जो एक माहिर इंजीनियर है वो टाइम पे चीज़ों को एनालिसिस करके पूरा फार्मूला लगा के वो सब चीज़ बता दे, ऐसा ऐसा करो, है ना। और बाद में जो ऐसे ही रहता है वो अंदाजे टोला मारता है, ऐसा करो, ये बना लो, एक के पीछे एक कमरे बना लो ट्रेन के डब्बे के जैसे, है ना। तो ये चीज़ें चलते रहती हैं। खैर ओके, लिखो फिर ये पूरा पार्ट लिख लो। बात करने का लाइसेंस नहीं है आपके पास अभी। टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा तो बता देना। अमजद ने आपको बताया था आज रिवीजन बैच है करके कल क्लास में। वेरी गुड। कल ही लेने वाला था मगर मतलब किसी ने बोला नहीं होगा अपने ऑटो वालों को, पेरेंट्स को आने के हिसाब से। खैर चलो, हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर सेम रेंज। देखो बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर सेम रेंज, पहले 2 मिनट देख लीजिए फिर आपका कंटिन्यू करना। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, थीटा है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना। इक्वेशन नंबर 1। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में 90 माइनस थीटा डालता हूँ, क्या डाल रहा हूँ मैं, 90 माइनस थीटा, तो देखो थीटा की जगह क्या आ गया, 90 माइनस थीटा, और अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 180 हो जाएगा और ये 2 थीटा। अब 180 माइनस 2 थीटा कौन से क्वाड्रेंट का आया, सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। 180 में से माइनस करें सेकेंड क्वाड्रेंट। ऐड शुगर टू कॉफी, है ना, एस शुगर का एस यानी कि साइन, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कांस्टेंट कौन पॉजिटिव रहेगा, साइन कांस्टेंट, और ये साइन है, इसका आंसर पॉजिटिव रहेगा। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा, इसकी वैल्यू जो भी आएगी प्लस में आएगी। अब देखो 180 यानी कि 90 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, तो प्लस साइन ऑफ 2 थीटा, है ना। 90 का मल्टीपल आज ये पढ़ाना है मुझको, जो लोग पहले से नहीं है आज मैं ये पढ़ाने वाला हूँ कंसेप्ट आपके जो एक्स्ट्रा बैच में रहेगा। तो मैं 90 मल्टीप्लाई बाय 2 बोलूँगा जो कि एक इवन नंबर है, तो भैया उसका आंसर क्या आएगा, साइन 2 थीटा। तो मतलब R2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखो फ्रॉम, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखो फ्रॉम 1 एंड 2, अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को अगर आप देखेंगे, इन दोनों का RHS कैसा है बेटा, सेम है। अब अगर RHS सेम है इसका मतलब LHS भी सेम होगा, तो इसका मतलब दैट इज R1 इज इक्वल्स टू R2, यानी रेंज कैसा रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तो इससे क्या बात साबित हुई कि अगर एंगल थीटा है, एक एंगल थीटा है और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, तो आप सेम रेंज हासिल कर सकते हैं, है ना। मान लो कि मैंने पहले 30 डिग्री के एंगल पे फेंका और एक जगह पे वो जाके नीचे गिरा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक अलग एंगल पे फेंकूँ, उतनी ही वेलोसिटी से फेंकूँ, अब्दुल्ला ऊपर देखा कर, अब मैं चाहता हूं कि मैं एक अलग एंगल से फेंकूं, उतनी ही वेलोसिटी से फेंकूं और वो वहीं जाके लगे, यानी रेंज उसका क्या रहा है, सेम। तो उसके लिए अब दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, तो पहला एंगल क्या था 30, तो दूसरा 90 माइनस 30 60, तो दूसरा एंगल क्या था 60। चलो एक बात बताओ, अगर पहला एंगल 70 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, 20। अरे 90 में से 70 को माइनस करो ना, 20। अच्छा चलो, पहला एंगल अगर मान लो 25 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, 65, है ना, 65 डिग्री। तो बोले भैया आपको क्या मिल जाएगा, सेम रेंज। अगर पहला एंगल मान लो 55 डिग्री है, दूसरा क्या होना चाहिए, 35, है ना, तो आपको सेम रेंज मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल आते हैं कि कौन से पेयर है आपको सेम रेंज देंगे, 30 60, ऐसा पेयरिंग पूछता है अक्सर, 30 60, है ना, 35 45, 35 55, ऐसा करके कुछ ऑप्शंस दे देगा आपको, तो ये याद रखना आपको। आए बात समझे, लिख लो फिर आप।
बी फास्ट। वो बेटा चलिए एक मेरे को फिर लास्ट पॉइंट लेना है अभी आज का छोटा सा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद है क्या? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला बोलो। y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। याद ही नहीं करते यार तुम लोग, करो भाई, मेरा क्या। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। Equation of trajectory in terms of horizontal range। देख बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा यस माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब एक काम करो, इसमें से एक्स टेन थीटा कॉमन निकालो। चलो भाई तुम बोल रहे हैं तो निकाल लेते हैं। तो चलिए हमने एक्स टेन थीटा कॉमन निकाल लिया। फिर उसके बाद बचा क्या? यहाँ तो पूरा निकल गया एक्स टेन थीटा, तो माइनस जी, यहाँ दो एक्स थे उसमें से एक एक्स निकल गया, अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा। बोले ये क्या आइटम हो गया? कई लोग सोच रहे होंगे अरे ये कैसा कॉमन निकाले, टेन थीटा नीचे क्यों लिख डाले यहाँ पे, है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे। तो देखो इधर एक चीज देखो, a इंटू बी माइनस सी। गौर से देखे भैया, फिर बाद में बोलते हैं नहीं समझ में आ रहा। a इंटू बी माइनस सी, इसमें से a कॉमन निकालो। a कॉमन निकाला, b माइनस सी अपॉन a लिखा जाता है उसे, है ना। देखो आप a को अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, है ना। a को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? a इंटू बी माइनस a इंटू सी अपॉन a। a कैंसिल होके वापस से वही इक्वेशन नहीं बनेगी, है कि नहीं। तो याद रखना, अगर ऐसा कुछ आप निकाल रहे हैं, जो न्यूमरेटर में से कोई चीज़ निकाल रहे हैं जो यहाँ पर नहीं थी, न्यूमरेटर में नहीं थी, तो उसको यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। वैसा ही एक और बात भी याद रखिए,
a अपॉन बी माइनस सी ऐसा दिया हुआ है। मान लो आप 1 अपॉन बी कॉमन निकाल रहे हैं, 1 अपॉन बी कॉमन निकाल रहे हैं, तो a माइनस बी इंटू सी हो जाएगा। ये ना डिनोमिनेटर से आपने कोई चीज़ कॉमन निकाली है ना, वो यहाँ पर थी नहीं, डिनोमिनेटर में हो सकता है, न्यूमरेटर में, मगर डिनोमिनेटर में नहीं थी, तो आपको वापस उसको न्यूमरेटर में लिखना पड़ता है। तो वैसे ही मैंने यहाँ से x tan थीटा निकाला, x था यहाँ पर वो निकल गया, tan थीटा है क्या यहाँ पे, तो जो चीज़ वहाँ नहीं है वो कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। देखो डिनोमिनेटर में tan थीटा लिख दिया मैंने। अब इसके आगे हम लोग करेंगे कैलकुलेशन, y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस gx अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। tan थीटा को लिख डाला मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कटा ये कट गया। देखो y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस gx अपॉन 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। देयरफॉर y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस gx अपॉन u स्क्वायर साइन 2 थीटा, है ना। अब गौर से देखो, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, हाँ या ना। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का ये फॉर्मूला होता है। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, g अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर। तो देयरफॉर मैं यहाँ लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये जो है r है, 1 अपॉन आर है, तो ये हो जाएगा x अपॉन आर। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो लास्ट इक्वेशन जो मुझे आपको लिखाना था वो यहाँ पर आगे लिख लूँगा।